सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने आपके जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का नया राजन सीरीज है उसको स्टार्ट किया था और इस राजन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों को स्टार्ट किया था हमने। और इससे पहले जितने भी आपके बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं वो हम कर चुके हैं। और अगर आपने पिछली क्लास या इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है और इसी तरीके से सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक दिया हुआ है। और इस क्लास को अभी आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अधिक से अधिक सभी ग्रुपों में, और क्लास को लाइक कर दीजिए। तब हम आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। देखिए, प्रश्न संख्या 14 तक हमने देख लिया था। इस क्लास में हमको देखना है प्रश्न संख्या 15 से। देखिए, प्रश्न संख्या 15 है 112 ऋण बड़ा ब्रैकेट है 121 भागा छोटा ब्रैकेट 11 गुणे 11 छोटा ब्रैकेट बंद है माइनस, फिर ब्रैकेट में है -4, फिर माइनस, फिर देखिए मझला ब्रैकेट और फिर -8 -1 के ऊपर देखिए बार लगा हुआ है, फिर मझला ब्रैकेट क्लोज हो गया और बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ब्रैकेट का आपको पता होगा कि ये बड़ा ब्रैकेट होता है। ठीक, और फिर जहां ये लगा होता है, अब इसके बाहर ये ब्रैकेट नहीं लगेगा या ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, बड़ा ब्रैकेट के अंदर ये दोनों ब्रैकेट लगते हैं। ठीक है, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर ये मझला ब्रैकेट लगता है और उसके बाद फिर सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है। ठीक, और जहां सॉल्व भी करना होता है वहां सबसे पहले इसमें जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं, जो भी गणितीय संक्रियाएं हो रही होती हैं, पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करके छोटा ब्रैकेट खोल देंगे, फिर उसके बाद मझले ब्रैकेट में जो चीजें हो रही होंगी उनको सॉल्व करके इसको खोल देंगे, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करके इसको हटा देंगे बड़े ब्रैकेट को, और अपने सोल्यूशन तक इसी तरीके से हम पहुंचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ऑफ जितने भी, जैसे कहीं लिखा है का, इस तरीके की चीजों को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद भाग गुणा जोड़ घटाना, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, कहीं पे अगर बार लगा हुआ हो तो उस बार में जो भी चीजें हो रही होती हैं, बार के अंडर जो भी चीजें हो रही होती हैं उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो बार लगा हुआ है और बार के अंडर में देखिए r-1। अब यहाँ पे एक चीज और आपको देखनी है, देखिए बड़े ब्रैकेट की सीमा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक बड़ा ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है और उसके अंदर बार है। तो सबसे पहले इस बार को सॉल्व करेंगे। देखिए बार में 8 -1 हो रहा है, तो 8 -1 कितना होता है 7, तो 7 लिख देंगे और ये हो जाएगा यहाँ पे -7। ठीक, ये सॉल्व हो गया। अब ये कितना हो गया, देखिए 112 और माइनस बड़ा ब्रैकेट भागा, अब 11 गुणे 11 को कर लेंगे तो ये हो जाएगा 121, फिर धन, अब माइनस का गुणा अंदर माइनस में, ये ब्रैकेट खुलेगा छोटा वाला, तो माइनस गुणा अंदर होगा -4 में, तो +4 हो जाएगा। फिर देखिए ये माइनस और ब्रैकेट में 3 और ये बार सॉल्व होके 7 आ गया। ठीक, तो ये इतना हो गया है। अब इसके बाद देखिए 112 माइनस, अब हम लोग इस मझले ब्रैकेट को हटाएंगे, छोटा ब्रैकेट देखिए यहाँ से हम हटा देंगे छोटे ब्रैकेट के बाद, फिर छोटा ब्रैकेट यहाँ एक रह गया 121 पे, इसको हटा के लिख दीजिए 121 भागा 121 धन 4 और ऋण, और अंदर में 3 -7 कितना हो जाएगा -4। अब इसके बाद सबसे पहले मझला ब्रैकेट हटेगा तब कोई ऑपरेशन होगा। ठीक, 121 माइनस बड़े ब्रैकेट के अंदर है देखिए अभी मझला ब्रैकेट, तो मझला ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, तो 121 भागा 121 धन 4 और ये मझला ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का गुणा अंदर होगा ब्रैकेट में -4 में, तो ये हो जाएगा धन 4। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब इस बड़े वाले ब्रैकेट को हमको सॉल्व करना है, सारे ब्रैकेट हट गए। तो अब देखिए बड़े वाले ब्रैकेट में क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो बड़े वाले ब्रैकेट में एक जगह भाग हो रहा है, दो जगह जोड़ हो रहा है। तो सबसे पहले भाग को सॉल्व किया जाता है, आपको पता है।
तो ये हो जाएगा 121 माइनस 121 में 121 का भाग हो रहा है तो दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1 धन 4 धन 4। अब ये हो गया 121 और इस ब्रैकेट में जितना कुछ है उसको आप जोड़ लीजिए, तो जोड़ लेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट हम हटा देंगे तो ये आ जाएगा ऋण 9, 112 में से 9 घट जाएगा तो बचेगा क्या 103, तो यही 103 आ जाएगा सरल करके, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12, 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। अब देखिए कापियों का कह रहा कि कापियों का बंडल बनाना है, 3-3 कापियों का बंडल, 3-3 कापियां एक में, 6-6 कॉपियां एक में, 12-12 कॉपियां एक में और 15-15 कॉपियां एक में। ठीक इस तरीके से बंडल बनाना है और बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। अब मान लीजिए कि आपके यहाँ 4 क्लास हैं, ठीक 4 क्लास में आपको एक क्लास में 3-3 कॉपियों का बंडल बना करके देना है, एक क्लास में 6-6 कॉपियों का, एक क्लास में 12-12 कॉपियों का और एक क्लास में 15-15 कॉपियों का बंडल बना करके देना है। लेकिन कॉपियां आप सभी क्लास में बराबर देना चाहते हैं, ठीक बराबर देना है आपको, जैसा कि यहाँ पे लिखना है किंतु बराबर बांटी जा सके। तो कम से कम कितनी कॉपियों जो संख्या रहे वह आपको कम से कम रखनी है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि हमारी कम से कम कॉपियां हम दें क्लासेस में, ठीक है। तो एक क्लास में कितनी कॉपियां जाएंगी, ठीक है, कितने का बंडल बनेगा, कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन बंडलों के द्वारा दी जा सके। ठीक ठीक अब आपको समझिए कि वह छोटी से छोटी संख्या चाहिए, वह छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो 3 से भी पूरा पूरा विभाजित होता हो, 6 से भी और 12 से भी और 15 से भी। यानी कि आपको लघुत्तम समापवर्त छोटा से छोटी संख्या चाहिए, यानी कि आपको लघुत्तम संख्या चाहिए, तो लघुत्तम समापवर्त इन सभी का मल्टीपल होगा तभी तो उसका बंडल बनेगा उतनी कॉपियों का। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या निकालना है, लासा निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। इन चारों के मल्टीपल में से वह मल्टीपल निकालना है जो सभी में हो और सबसे छोटा हो। ठीक तो इस तरीके से अब आप लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना जानते हैं किस प्रकार से, इन सभी संख्याओं में भाग दे दीजिए। देखिए पहले 2 से चेक करेंगे किसी में जा रहा है कि नहीं, तो जा रहा है तो ले जाएंगे, 12 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, ठीक तो ये जाएगा 3 और 6 हो जाएगा। फिर देखिए अभी 6 में जा रहा है तो फिर ले जाएंगे, फिर 3 से जाएगा तो ये तीनों 1 हो जाएंगे। फिर देखिए 5 से जाएगा, अब इनका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 से 12, 12 25 60, यानी कि 60 कॉपियों का कम से कम 60 कॉपी आपको एक क्लास में देनी होगी ताकि 3 का भी बंडल बन जाए, 3-3 कॉपियों का 60 कॉपी का बंडल बन जाए, फिर 6-6 कॉपियों का 60 कॉपी का बंडल बन जाए और 12-12 कॉपियों का 60 कॉपी का बंडल बन जाए, 15-15 कॉपियों का 4 बंडल बन जाएगा, 60 कॉपी हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप इन बंडलों को बना करके इस तरीके से दे सकते हैं 60 कॉपियों का कम से कम। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 है, 2 संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब बोला कि एक संख्या जो है वह दूसरी की 2 गुनी है, तो पहली संख्या मान लीजिए x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x, और बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग 24 है, यानी कि x और 2x को जोड़ लें तो 24 आ जाएगा। यही प्रश्न में दिया गया है तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद देखिए x धन 2x यानी कि 3x बराबर 24 हो जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा 8। तो देखिए यहाँ पे पहली संख्या अब हो जाएगी 8 और दूसरी संख्या 2x है, तो x की वैल्यू रखेंगे 8, तो 2 गुणे 8 16, यानी कि दूसरी संख्या हो जाएगी 16, योग 24 हो जाएगा और एक दूसरे की 2 गुनी है ही, तो यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, निम्न चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं, त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं। समरूप, 2 त्रिभुज समरूप होने का क्या मतलब होता है, मतलब बिल्कुल एक जैसे ही दिखेंगे लेकिन
उनके साइज का अंतर होगा। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी आप देख पा रहे हैं और पी क्यू आर देख पा रहे हैं, ये समरूप हैं, ठीक। और लेकिन इनके जो आकार है उसमें अंतर है। जैसे किसी मंदिर का आपने देखा होगा छोटा रूप बाजारों में मिलता है, जैसे केदारनाथ जी का वहां पे छोटा रूप भी आपने देखा होगा लकड़ी का बना हुआ मिलता है। तो रूप समान है लेकिन आकार में अंतर है, इसी को कहते हैं समरूपता, ठीक। अब यहाँ पे जब त्रिभुज में समरूपता होती है, दो त्रिभुजों में समरूपता होती है, तो मैंने आकृति बता दिया, मंदिर एक आकृति। यहाँ पे 2D आकृति की बात हो रही है। त्रिभुज में जब समरूपता होती है तो दो समरूप त्रिभुजों में जो संगत भुजाएं होती हैं, संगत भुजाएं कैसे, जैसे इसमें QR है और BC, ये संगत भुजाएं हो जाएंगी। इसमें जो AB है और PQ, ये संगत भुजाएं हो जाएंगी, जैसा इसमें है जैसा इसमें है, ठीक है। तो अब ये संगत भुजाएं हो गई। अब संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वह बराबर होता है। तो इसी से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे जो बड़ा त्रिभुज है ABC, इसकी सभी भुजाओं का माप दिया गया है और यहाँ पे PQR का दो भुजा का माप नहीं दिया गया है। इसी को हमको त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए यह बोल रहा है, ठीक। तो अब जो ज्ञात है उससे हम अज्ञात की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो अज्ञात है उसका जो रेशियो होगा, जैसे AB अनुपाते BC, यहां से नहीं, आप यहीं से देखिए, मैं बता रहा हूं आपको। जैसे अभी x का मान हमको निकालना हो, यानी कि PQ निकालना हो, तो हम लिखेंगे PQ और इसकी संगत भुजा कौन सी है, AB, ठीक। PQ बाई AB यह बराबर होगा, और जो भुजा हमको नोन है QR की संगत भुजा कौन सी है, BC, ठीक। तो ये हो जाएगा PQ बाई AB, ये दोनों संगत भुजाएं होंगी, इनका अनुपात बराबर होगा बाकी जो भुजा है उनके अनुपात के, यानी कि बाकी जो संगत भुजा है QR बाई BC। तो PQ की जगह हम लोग लिख सकते हैं x, AB की जगह लिख सकते हैं 2, और QR की वैल्यू कितनी है, QR की वैल्यू है 1.5 और BC की वैल्यू कितनी है 3, ठीक। अब इसके बाद देखिए x बराबर हो जाएगा, अब 1.5 से 3 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, बचेगा 1/2, और यहाँ जो x के बटे 2 था उसका गुणा उधर हो जाएगा 2 का। अब देखिए 2 का गुणा होगा आधे में, तो ये हो जाएगा 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ से x का मान 1 सेंटीमीटर आ गया। अब y का मान इसी तरीके से हमको निकालना हो तो हम लिख सकते हैं PR का जो अनुपात होगा AC से, PR का जो अनुपात होगा AC से, ये दोनों संगत भुजाएं हैं आपस में, वही अनुपात होगा QR का BC से, ठीक, जो नोन है। अब देखिए PR है y और AC है 2.8 सेंटीमीटर, और ये है कितना, QR है 1.5 और BC है 3, तो y बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 2, यानी कि 1/2 गुणे 2.8, यानी कि y का मान आ जाएगा 1.4, y की वैल्यू हो जाएगी 1.4, इसकी जो लंबाई हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो अननोन है PQR त्रिभुज में वह हम निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, यदि x धन y धन z बराबर 12 है और x² प्लस y² प्लस z² बराबर 64 है, तो xy प्लस yz प्लस zx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दो मान हमको दिए गए हैं, x प्लस y प्लस z का 12 और x² प्लस y² प्लस z² का 64, और हमको निकालना है xy, yz और zx का मान। अब यहाँ पे ये निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। जैसे a प्लस b, 2 का तो होल स्क्वायर आपने पढ़ा है कि a² प्लस 2ab प्लस b² ये होता है, लेकिन इसका स्क्वायर भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्हें पढ़ा होगा ठीक है, नहीं पढ़ा तो a² प्लस b² प्लस c², मतलब तीनों के स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस 2 यहाँ पे भी आएगा
और फिर ब्रैकेट में तीनों का आपस में गुणा कर लीजिए, यानी कि a इंटू बी कर लीजिए आप, और b इंटू सी कर लीजिए, और c इंटू ए कर लीजिए। ये आता है इसका होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, अब यही हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का हमको मान पता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर देंगे और ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी यानी कि एक्स वाई और प्लस 2 इंटू, अब चाहे दो कॉमन लेकर के ब्रैकेट लगा दीजिए जैसे अगले स्टेप में किया है, या फिर ऐसे भी अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन हम दो कॉमन लेके ब्रैकेट लगाएंगे और इसके जगह देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 12 का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 64 वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। फिर 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा, और ये 112 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और 64 को उधर भेज देंगे घट जाएगा, और बराबर 2 गुणे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब 144 में से 64 घट जाएगा तो 80 बचेगा, और 80 और 2 इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो 80 भागा 2 बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इसका जो वैल्यू आ जाएगा वह 40 आ जाएगा। ठीक है, इसी का मान आपको निकालना था, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का जो मान आ जाएगा वह 40 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर, और यहाँ पे आपको दिया है 0.5 हेक्टेयर, यानी कि 10,000 का आधा कितना 5,000 वर्ग मीटर। ये हो जाएगा 0.5 हेक्टेयर का मतलब। अब एक भुजा मीटर में ही दिया है, इसलिए हमने हेक्टेयर को जो एरिया है उसको हमने मीटर स्क्वायर में बदल लिया। अब इसके बाद देखिए दूसरी भुजा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आयताकार मैदान है तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब लंबाई की जगह रख दीजिए 125 और चौड़ाई दूसरी भुजा। अब क्षेत्रफल हमको पता है कि 5,000 वर्ग मीटर है, तो दूसरी भुजा बराबर हो जाएगा 5,000 बटे 125। 125 से 500 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा और एक शून्य बचा है, हो जाएगा 40 मीटर, यानी कि जो दूसरी भुजा आ जाएगी उसका जो मान आ जाएगा वह 40 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो ये बिल्कुल उसी तरीके का प्रश्न है जैसे आपने आयत में किया होगा। आयत का क्षेत्रफल दिया है, एक भुजा दिया है, दूसरी भुजा निकालना है, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा ट्रिक क्या कर दिया था इन्होंने एरिया जो है वह आयताकार मैदान बोल दिया था, और मैदान का जो एरिया दिया था वह हेक्टेयर में दिया था। तो आपको कैसे पता होगा कि एक मतलब हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करना, ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक हेक्टेयर में कितना मीटर होता है ये आपको पता होना चाहिए। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे बदलते हैं ये जानकारी बहुत आवश्यक है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है। एक न्याय पंचायत में 2x-3 ग्राम सभाएं हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में x स्क्वायर प्लस 5x-6 नलकूप हैं। न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं? यदि x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक न्याय पंचायत में बोला इन्होंने कि 2x-3 ग्राम सभाएं हैं। अब प्रत्येक ग्राम सभा में इतने नलकूप हैं, तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं यह कैसे निकाल सकते हैं? जैसे उसी तरीके का प्रश्न है, जैसे एक न्याय पंचायत में 10 ग्राम सभाएं हों और एक ग्राम सभा में 5 नलकूप हो, तो हम क्या कर देंगे 5 गुणे 10 निकल आएंगे कुल नलकूप। तो उसी तरीके से यहाँ पे कर लेना आपको। कुल नलकूप निकालने के लिए एक न्याय पंचायत में कितनी ग्राम सभाएं हैं, यानी कि 2x-3 का गुणा कर देंगे एक ग्राम सभा में कितने नलकूप हैं, यानी कि x स्क्वायर धन 5x धन 6 से। तो अब देखिए 2x का पहले गुणा होगा इस पूरे तीनों पदों में, फिर धन 3 का गुणा होगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं अब 2x और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6,
और फिर धन 3 का गुणा होगा इसी में पूरे में एक्स स्क्वायर प्लस 5x धन 6। ठीक, अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x का गुणा होगा तो 2x क्यूब और फिर 2x का गुणा होगा 5x में तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, फिर 2x का गुणा होगा 6 में तो ये हो जाएगा 12x, फिर धन 3 का गुणा होगा तो 3x स्क्वायर, फिर 3 का गुणा होगा तो 15x, धन 3 का गुणा होगा तो ये 18। ठीक, 2x क्यूब का कोई और पद नहीं है तो x क्यूब में 2x क्यूब में कुछ नहीं जुड़ेगा, x स्क्वायर के दो पद हैं 10x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर तो ये हो जाएगा 13x स्क्वायर, और ये देखिए 12x और 15x ये जुड़ के हो जाएगा 27x और धन 18। अब यहाँ पे बोला है कि यदि x का मान 1 हो तो नलकूपों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब x की वैल्यू 1 रख देंगे जब हम, तो देखिए चाहे x क्यूब हो चाहे x स्क्वायर हो चाहे x हो, सबके जगह 1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 धन 13 धन 27 धन 18। अब जोड़ लीजिए 2 और 13 हो जाएगा 15, 15 और 27 जोड़ेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 32, 42 और 42 और 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, यानी कि कुल 60 नलकूप पूरे न्याय पंचायत में हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए, यानी कि हमें वह संख्या निकालनी है जो 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए लेकिन 7 घटाने के बाद। तो पहले हम वो संख्या निकाल लेते हैं कि जो 12, 16 और 18 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या निकाल लेते हैं जो 12, 16 और 18 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए और उसमें 7 जोड़ देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जिसमें से 7 घटाने पे वह संख्या जो है वह 12, 16, 18 और 21 से पूरी पूरी विभाजित हो। और छोटी से छोटी संख्या की बात हो रही है, यानी कि छोटी से छोटी मतलब लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पे हमको निकालना है। अब ये लघुत्तम समापवर्त्य होता है, वर्तक नहीं होता है, महत्तम समापवर्तक होता है और लघुत्तम समापवर्ती होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे निकालेंगे कैसे, हम लघुत्तम समापवर्त किस तरीके से निकालते हैं, हम सभी संख्याओं में भाग दे देते हैं और सभी संख्याओं का एक जब तक भाग देते हैं जब तक सभी संख्याएं एक नहीं हो जाती। तो सभी संख्याओं को लिख देंगे 12, 16, 18 और 21। अब 2 से सबसे पहले भाग करेंगे, जिसमें भाग जाएगा उसको हम भाग दे देंगे और जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखिए 12 में भाग जाएगा 6 हो जाएगा, 16 में भाग जाएगा 8 हो जाएगा, 18 में भाग जाएगा 9 हो जाएगा, 21 में भाग नहीं जाएगा, 21 को ऐसे लिख देंगे। अब फिर देखिए 6, 8, 9, फिर 2 से भाग जा रहा है तो फिर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 9 रह जाएगा, ये 21। फिर 2 से भाग देंगे तो 3 का 3 रह जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 21 का 21। फिर 2 से भाग करेंगे, 3 का 3 रह जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, 9 का 9 रह जाएगा, 21 का 21 रह जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 पहले से है और 9 जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर ये 21 में भाग जाएगा 7 हो जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे तो ये 1 है, ये भी 1 है और ये 1 हो जाएगा, ये 7, 7 बचा, 7 से भाग कर देंगे, सभी 1 हो जाएगा, सभी 1 हो गया। फिर लासा क्या आएगा, सभी का गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 त्रिक 48 और 48 गुणे 3 और गुणे 7 तो 48 गुणे 21 यही आ जाएगा। आप गुणा कर लीजिए, 48 1 48, 8 से लगा 4, 48 दूनी 96 और 4 हो जाएगा 100, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई 1008। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 16, 18 और 21 से पूरा पूरा विभाजित होती है वह है 1008 और वह हमको संख्या निकालनी है, वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 12, 16, 18 और 21 से पूरा पूरा विभाजित तो होती हो लेकिन 7 घटाने के बाद, तो 7 घटाने के बाद
वह संख्या पूरा पूरा विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब वह पहले 7 ज्यादा रही होगी, तो वह संख्या कितनी रही होगी? वह संख्या रही होगी 1015, क्योंकि 7 बाद में हम घटा रहे हैं तो 1015 वह संख्या रही होगी, 7 घटाएंगे 1008, तब वह इन सभी संख्याओं से विभाजित हो रही है, तो इसलिए संख्या हो जाएगी 1015। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समानांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का ₹15 मीटर स्क्वायर की दर से खर्च क्या आएगा? अब आप समझिए कि एक आयताकार मैदान है और लंबाई जिसकी है 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है और बीचों बीच सड़क बनानी है जो लंबाई के समानांतर, देखिए ये 80 मीटर लंबाई है, इसी लंबाई के समानांतर बीचों बीच 5 मीटर की चौड़ाई की सड़क बननी है और चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ी। तो ये हो गया आपका लंबाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ा सड़क और ये हो गया आपका चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ा सड़क। ठीक, अब क्या बोल रहा है? 15 मीटर स्क्वायर की दर से खर्च कितना आएगा इस सड़क बनाने का? तो चलिए देख लेते हैं। ये सड़क बनाने में कितना खर्च आएगा ये निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये निकालने के लिए हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दर हमको पता है, क्षेत्रफल के हिसाब से 1 मीटर स्क्वायर अगर रहेगा तो 15 रुपए लगेगा, 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर ये दर है। और हम देख लेते हैं कितना टोटल एरिया है, कितना मीटर स्क्वायर है। तो लंबाई के जो समानांतर सड़क बनने वाली है इसको देखिए, तो ये 5 मीटर चौड़ी है और पूरी लंबाई के बराबर इसकी लंबाई है, यानी कि 80 मीटर इसकी लंबाई है। तो इसको एक आयत की तरह इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो 80 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा, तो लंबाई के समानांतर जो सड़क है उसका जो एरिया हो जाएगा वह 80 गुणे 5 यानी कि 8 पचे 40, 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और फिर चौड़ाई के समानांतर इसी तरीके से निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 3 मीटर चौड़ा है और 60 मीटर लंबा है, तो 60 गुणे 3 180 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये जो बीच वाला एरिया है यह दोनों सड़कों में आ रहा है, तो 2 बार जुड़ जा रहा है ये एरिया। ठीक है, क्योंकि सड़क तो एक ही बार बनेगी, 2 बार तो बनेगी नहीं, तो एक बार ये बीच वाले एरिया को घटा देंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, तो ये 3 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा है, तो दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह 5 गुणे 3 यानी कि 15 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों को, इसको अगर जोड़ दें इस सड़क को, दोनों सड़कों के क्षेत्रफल को अगर जोड़ेंगे तो इतना क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा। 2 बार जुड़ेगा क्योंकि इस सड़क में भी जुड़ेगा, इस सड़क में भी जुड़ेगा, तो इसलिए एक बार घटा देंगे, यानी कि सड़क का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह 400 धन 180 माइनस 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400 180 580 और 15 घटा देंगे तो 565। अब हमको क्षेत्रफल मिल गया, हमको खर्च निकालना है। 1 मीटर स्क्वायर बनाना है तो 15 रुपए लगेंगे, यानी कि 565 मीटर स्क्वायर बनाने के लिए कितना लगेगा खर्च? 565 गुणे 15 यानी कि इसका गुणा कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8,475 रुपए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 है यहाँ पे, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.1 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 7.1 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर, PR बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो तो दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। अब देखिए 2 त्रिभुज दिए हैं आपको, ABC दिया है, इसके भुजाओं का माप दिया है। AB जो है, AB भुजा वह 3.5 सेंटीमीटर, जो BC भुजा है वह 7.1 सेंटीमीटर और जो AC भुजा है वह 5 सेंटीमीटर लंबी है। अब इसी तरीके से दूसरा त्रिभुज है PQR। अब इसमें PQ जो भुजा दिया है 7.1 सेंटीमीटर, QR जो है वह 5 सेंटीमीटर, PR जो है 3.5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों त्रिभुज को कंपेयर करना बोल रहा है कि ये सर्वांगसम है या नहीं। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे इसके तीनों भुजाओं को और इसकी तीनों भुजाओं को, तो आप देख रहे हैं ये जो 7.1 BC जो भुजा है वह PQ के बराबर है, BC जो भुजा है वह PQ के बराबर है और AB जो भुजा है वह
Q यहाँ पे आर पी आर के बराबर है और AC जो भुजा है 5 सेंटीमीटर की, वह 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे भुजा है QR। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो तीनों भुजाएं जो आपको बराबर मिलेंगी, AB PR के बराबर, AC QR के बराबर, BC PQ के बराबर। तो इस तरीके से आपने पढ़ा है सर्वांग समता में कि त्रिभुज की तीन संगत भुजाएं अगर बराबर हों तो भुजा 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो सर्वांग समता का परीक्षण यहाँ पे हो गया और दोनों त्रिभुज जो हैं वह सर्वांग सम निकले हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 25 है, x धन 1/2x बराबर 4, तो x क्यूब धन 1/8x क्यूब बराबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका मान दिया है x धन 1/2x बराबर 4, तो यहाँ पे इसका मान आपको निकालना है। अब देखिए x धन 1/2 बराबर 4 है, तो यहाँ से अब यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पे x की घात 3 है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको 3 घात लगाना पड़ेगा, क्यूब लाना पड़ेगा। तो क्यूब लाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका हम क्यूब कर दें तो x धन 1/2x का क्यूब करेंगे तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो यही फॉर्मूला लग जाएगा, a की जगह देखिए है x और b की जगह है 1/2x, यानी कि x का क्यूब हो जाएगा प्लस 1/2x का होल क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 2x का क्यूब 8x क्यूब, तो वही लिखा गया यहाँ पे। फिर धन 3ab, तो 3 इंटू a x इंटू b 1/2x, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3x/2x। अब इंटू में है x प्लस 1/2x। अब देखिए x प्लस 1/2x की वैल्यू हमको पता है 4, तो 4 रख देंगे, ये हो जाएगा 4 का क्यूब, और x क्यूब प्लस 1/8 का क्यूब प्लस यहाँ पे देखिए x कट जाएगा, 3/2 बचेगा, धन 3/2 गुणे इसका मान जो है 4, तो 4 से गुणा हो जाएगा, 2 से 4 को काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। अब 4 का क्यूब आ जाएगा 64 बराबर x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस ये 3 का गुणा 2 में होगा, यहाँ 6 हो जाएगा। अब इसके बाद 6 को इधर भेज दीजिए, 64 में से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर 64 माइनस 6, यानी कि ये कितना आ जाएगा, x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर 58 इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, जिसका मान आपसे पूछ रहा था, इसका मान आ जाएगा 58। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 है, पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 4 गुनी है, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के 2.5 गुने के 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अब देखिए बोल रहा है कि पिता की जो वर्तमान आयु है वह पुत्र के उम्र की 4 गुना है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, इस समय की बात हो रही है। तो अभी जो है वह पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 4 गुनी है, और फिर एक बात कह रहा है कि 6 वर्ष बाद की बात यहाँ पे बता रहा है कि पिता की उम्र जो है वह उसके पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो दोनों के वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। वर्तमान उम्र जो यहाँ पे शुरू में बात किया। अब देखिए मान लेते हैं वर्तमान की बात कर रहे हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु x है और पिता की वर्तमान आयु y है, तो यहाँ पे पहले ही कह दिया कि पिता की उम्र जो है वह पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, यानी कि y बराबर हो जाएगा 4x, या सीधे सीधे पिता की उम्र यहाँ पुत्र की x मान लिया तो पिता की 4x मान सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आगे देखिए 6 वर्ष बाद जो पिता की आयु हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इसको y प्लस 6 लिख सकते हैं या फिर 4x प्लस 6 ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक, तो पिता की आयु 6 वर्ष बाद y प्लस 6 हो जाएगी और पुत्र की आयु 6 वर्ष बाद x प्लस 6 हो जाएगी। अब देखिए कहा है कि पिता की उम्र है 6 वर्ष बाद, यानी कि y धन 6 ये बराबर है उसके पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से 6 अधिक, यानी कि 2.5 गुना कर लीजिए, यानी कि 5/2 से गुणा कर दीजिए 2.5, या 2.5 से गुणा कर दीजिए, और ये पुत्र के आयु उस समय 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है, x धन 6 और इससे 6 अधिक, तो 6 जोड़ दीजिए,
तो यही हो जाएगा 6 वर्ष बाद की स्थिति। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए दो, अभी हर समान कर लीजिए इधर, तो y धन 6 बराबर हो जाएगा 5x धन 6 और धन पूरे के बटे 2 कर रहे हैं तो ये 12 हो जाएगा, पूरे के बटे यहाँ पे 2 आ जाएगा नीचे, ठीक। और इसी 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y धन 12 बराबर 5x धन 30 धन 12। और इसी को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 5x बराबर 30 धन 12 और माइनस 12, तो 2y माइनस 5 बराबर 30 हो जाएगा। और समीकरण 2 में समीकरण 1 से गुणा करने पे, अब देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पे, x का क्या, y का मान रखने पे, y का मान रखने पे ये लिख दीजिएगा। तो जहां y है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 हमारा था कि जो पिता की उम्र है वह पुत्र की उम्र का 4 गुना है, यानी कि y की जो वैल्यू है वह 4x है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 4x रख दीजिए, माइनस 5x बराबर 30 हो जाएगा। और ये सॉल्व करेंगे तो 8x माइनस 5x बराबर 30 और 3x बराबर 30, यानी कि x बराबर कितना हो गया 10, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो गई। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, y 4x यानी कि 4 गुणे 10 यानी कि 40 वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से जो पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी वह 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष, ठीक। तो इस तरीके से आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27। यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है, संख्या ज्ञात की। देखिए प्रश्न में क्या बोला है, यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यानी कि परिमेय संख्या के अंश में जो संख्या है उसका जो मान है उसके हर से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो संख्या का जो नया मान हो जाता है वह 3/4 हो जाता है परिमेय संख्या का। अब संख्या का मान आपको ज्ञात करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या मान लेते हैं कि x बाई y। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि जो x है उसका मान y से 2 कम है, यानी कि x बराबर y माइनस 2 है, x बराबर y माइनस 2 है, क्योंकि अंश जो है वह हर से 2 कम है, तो वही यहाँ पे लिख दिया गया है, अंश है वह हर से 2 कम है। अब अंश और हर में 1 जोड़ने पे जो परिमेय संख्या हो जा रहा है वह 3/4 हो जा रहा है, तो यानी कि जो परिमेय संख्या x बाई y है उसमें 1 और जोड़ दीजिए, अंश और हर में 1, तो x धन 1 बटे y धन 1 बराबर 3/4। अब यहाँ से ये आपका इसी समीकरण में, यह आपका दूसरा समीकरण हो गया, इसमें समीकरण 1 से हम लोग x का मान जो है वह रख देंगे। x का मान कितना है y माइनस 2, तो जहाँ पे x आ रहा है वहां पे रखिए y माइनस 2, तो y माइनस 2 धन 1 बटे y धन 1 बराबर हो जाएगा 3/4। ये हो जाएगा y माइनस 1 बटे y धन 1 बराबर 3/4 और तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 4 बराबर 3y धन 3 और 3y इधर ले आइए तो 4y माइनस 3 बराबर हो जाएगा -4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा धन 4। तो ये हो गया 4y में से y घट जाएगा और इधर 4 में 3 जुड़ जाएगा, तो y बराबर 7 आ जाएगा, y की वैल्यू 7 आ गई। अब y की वैल्यू रख दीजिए समीकरण 1 में, x बराबर था y माइनस 2, तो ये हो जाएगा x बराबर 7 माइनस 2, यानी कि x की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी कि जो परिमेय संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, x बाई y, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7, 5/7 ये परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ तक आपने देख लिया। अब इस परिमेय संख्या वाले प्रश्न को भी आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। बस आपको समीकरण बनाने आना चाहिए, जो भी संख्या दी गई है उसको मानिए, जो भी प्रश्न में कहा गया है उसको समीकरण के फॉर्म में रखिए और उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक प्रश्न संख्या 27 तक आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इस प्रश्न में दिक्कत है उस प्रश्न को हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करना है आपको, ताकि सभी लोग जुड़ पाए क्लास से और सभी लोग लाभ उठा पाए, ठीक है। कम से कम खास 5 मित्रों में शेयर करिए और सभी ग्रुपों में शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब के बगल होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको
मिल पाए। और इसी तरीके से सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कम समय में मेरी बेहतरीन ढंग से तैयारी हो जाए, मुझे सभी PDF नोट्स प्राप्त हो जाए, हैंड रिटन नोट्स और टेस्ट सीरीज प्राप्त हो जाए और बिना किसी डिस्टरबेंस के मैं पढ़ पाऊँ, तो हमारा ऐप है, उसी ऐप में आपकी पढ़ाई होगी, वहीं पे आपको कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स को प्राप्त करने के लिए ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से डाउनलोड करिए और कहीं भी कोई समस्या आती है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आपका अगला तीसरा पार्ट हम देखेंगे राजन सीरीज लघुत्तरीय का। तब तक ऐसे ही आप चैनल से बने रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।